हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठोसों का यांत्रिकी गुण चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग पढ़ेंगे, आज की जो हमारी टॉपिक है वो पहला टॉपिक है दो दृढ़ आधारों के बीच तने हुए तार में उत्पन्न तापीय प्रतिबल एवं तनाव। ठीक है, अब ये टॉपिक क्या कहती है, चलिए इन सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे तापीय प्रसार की। हम सबसे पहले बात करेंगे तापीय प्रसार की। तापीय प्रसार क्या होता है इसकी बात करेंगे। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है वो थोड़ा आगे वाले चैप्टर की है, फिर भी इसे आप इजीली समझ लेंगे, आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए सपोज आपके पास कोई एक रॉड है जिसकी लंबाई L है और अभी ये दोनों छोर इसका फ्री है, एकदम ये क्या है, फ्री है। जैसे सिंपल, जैसे ये मार्कर मान लीजिए, ये मार्कर हमारी रॉड का काम कर रहा है, ये मार्कर है। अभी क्या किए हैं, दोनों एंड को हम बिल्कुल फ्री रखे हैं, मुक्त रखे हैं। फ्री मतलब मुक्त है। अब हमने क्या किया, इसको नीचे से गर्म करना चालू किया। इसको हमने नीचे से गर्म करना चालू किया। तो जैसे हम लोग इसको गर्म करते हैं तो इस रॉड में एक तापीय प्रसार होता है, मतलब इस रॉड की लंबाई में वृद्धि होती है। इस रॉड की लंबाई में वृद्धि होती है, इसे हम लोग बोलते हैं तापीय प्रसार। तो मान लीजिए ये अभी रॉड जिसकी लेंथ L है और इसको हमने नीचे से गर्म करना चालू किया। तो गर्म करने के बाद जो ये लेंथ इसकी मिली वो हो गई L प्लस डेल्टा L। जैसे हमने इसको हीट किया तो इसकी लेंथ बढ़कर कितनी हो गई, L प्लस डेल्टा L। मतलब इस रॉड के लेंथ में, इस रॉड की लंबाई में जो वृद्धि हुआ वो कितनी हुआ, डेल्टा L। अब इस डेल्टा L को हम लोग कैसे निकालते हैं जरा समझिए। इस डेल्टा L को निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा L इज इक्वल टू L, मतलब जो इसकी पहली वाली लंबाई थी, इसको कैपिटल ले लीजिए, सब जगह कैपिटल यूज कर रहे हैं इसलिए इसको कैपिटल ले लिया, बड़ा वाला ले लिया L। तो इस लेंथ में, मतलब इस रॉड की लंबाई में जो वृद्धि हुआ है डेल्टा L, उस डेल्टा L को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T। अब कौन क्या है इसको हम समझते हैं। ये जो L हो गई वह रॉड की वास्तविक लंबाई हो गई। अल्फा को हम लोग बोलते हैं रैखिक प्रसार गुणांक, रैखिक प्रसार गुणांक या तापीय रैखिक प्रसार गुणांक, जो कि हर वस्तु का अलग अलग होता है। यानी कि रैखिक प्रसार गुणांक जो होता है वह हर वस्तु का अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये रॉड तांबे का बना होता तो रैखिक प्रसार गुणांक कुछ अलग होता, या मान लीजिए ये लोहे का बना होता तो इसका रैखिक प्रसार गुणांक या तापीय रैखिक प्रसार गुणांक भी बोलते हैं इसको, ये वैल्यू कुछ अलग होगा। मतलब तापीय रैखिक प्रसार गुणांक जो होता है वह वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गई अल्फा की बात। यहां पर जो डेल्टा T है, ये डेल्टा T को बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, टेम्परेचर चेंज मतलब तापांतर।
क्या बोलते हैं? तपांतर। ठीक है, तपांतर का मतलब क्या है कि रॉड की पहले ताप कितनी थी और आपने जब इसको गर्म किया तो ताप कितनी हो गई, दोनों तापों के बीच का अंतर, इसको बोलते हैं तपांतर। मान लीजिए शुरू में जो इस रॉड का ताप था वो है सपोज T1 बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। जब हमने हीट कर दिया तो इसकी ताप हो गई सपोज 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया, तो इनके बीच की जो तापांतर है उसको डेल्टा टी बोलते हैं। तो डेल्टा टी बराबर होता है T2 माइनस T1। दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तो डेल्टा टी क्या हो गया? तापांतर, मतलब तापों में अंतर। तो यहां आप लिख सकते हैं जहां अल्फा को हम लोग बोलते हैं तापीय प्रसार गुणांक, तापीय रैखिक प्रसार गुणांक, तापीय रैखिक प्रसार गुणांक। ये किस पे निर्भर करता है? तो यह वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है, यह वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है। मतलब वस्तु का पदार्थ अगर बदल जाए, लोहा से तांबा हो जाए तो रैखिक प्रसार गुणांक भी बदल जाएगा। और डेल्टा टी को क्या बोलते हैं? डेल्टा टी को तापांतर बोलते हैं या ताप में परिवर्तन बोलते हैं, ताप में परिवर्तन। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का कि भाई किसी अगर रड को आप गर्म करेंगे तो उस रड की लंबाई में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी उसको निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब जरा यहां से हम लोग अल्फा निकाले, इसको मिटा दे रहे हैं। अगर आप यहां से अल्फा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा हो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बटा एल, डेल्टा एल बटा एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहां से अब हम लोग अल्फा निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इधर आ ला रहा है इसको इधर, तो ये आ जाएगी अल्फा बराबर डेल्टा एल बटा एल इंटू डेल्टा टी। अब दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बटा एल इंटू 1 बटा डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में डेल्टा एल बाई एल के बारे में एक्सप्लेन किया है। लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको डेल्टा एल बटा एल के बारे में एक्सप्लेन किया है। ये क्या होता है? तो ये होता है आपका अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति इसको बोल सकते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, या सिंपल हम विकृति यहां पे लिख रहे हैं। दिस इज इक्वल टू विकृति गुना 1 बटा डेल्टा टी। ठीक है, तो अब यहां से अगर हमको विकृति निकालना हो तो विकृति कितनी हो जाएगी? विकृति बराबर अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से हम लोग को विकृति मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, विकृति बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डेल्टा एल बटा एल को क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये है आपका, जब किसी आप रड को गर्म करेंगे तो उसकी रड की लंबाई में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी उसके आधार पे अगर हमें विकृति निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। मान लीजिए कि आपका जो रॉड है उस, जैसे मान लीजिए मार्कर आपका रॉड का काम कर रहा है। अब हमने क्या किया, इस दोनों छोर को, रड के दोनों छोर को क्या कर दिया, एक रिजिड यानी दृढ़ आधार से इसको बांध दिया। मतलब हमने क्या किया, रड के दोनों इंड को अब फ्री नहीं रखा, दोनों इंड को हमने क्या कर दिया, ऐसे फिक्स कर दिया।
और तब हमने इसको क्या किया, हीट किया। तो अब जब आप इसको हीट करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण, तापीय प्रसार के कारण ये रड क्या होगा, रड की लंबाई बढ़ेगा, मतलब रड जो होगा इसकी लंबाई में वृद्धि होगा। लेकिन जैसे आप इसके इंड को फिक्स रखेंगे तो ये वृद्धि नहीं होगी। क्यों वृद्धि नहीं होगी? क्योंकि इस दोनों का इंड क्या है, फिक्स है। मतलब जो दो आधार है, मान लीजिए इसको हम आधार बोल रहे हैं, इसको हम आधार बोल रहे हैं, मान लो ये दीवार है, ये दीवार है, तो ये जो दीवार किसका काम कर रहा है, दृढ़ आधार का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस दीवार पर एक तनाव उत्पन्न होगा, इस दीवार पर एक प्रतिबल उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप हिट करेंगे ये दोनों इंड क्या होगा, बढ़ना चाहेगा। किसके कारण? तापीय प्रसार के कारण। लेकिन दोनों इंड फिक्स होने के कारण ये बढ़ेगा नहीं, तो इस पर यानी दोनों दीवार पर क्या होगा, एक प्रतिबल या तनाव इसके अंदर उत्पन्न होगा। तो जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उस प्रतिबल को हम लोग तापीय प्रतिबल कहते हैं। और ये जो तापीय प्रतिबल होगा वह संपीडक का काम करेगा, कंप्रेसिव का काम करेगा। क्योंकि इसका इच्छा क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है कि आप हीट करोगे तो ये बढ़ेगा। क्लियर हुआ? ये हीट करोगे तो ये बढ़ेगा, लेकिन दीवार पर ये फिक्स है, दीवार पर ये फिक्स है तो ये बढ़ नहीं रहा है। मतलब इसकी लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उसको रोका जा रहा है। तो उस समय की जो प्रतिबल होती है उसको क्या बोलते हैं, संपीडक प्रतिबल। और ये जो संपीडक प्रतिबल कहां से उत्पन्न हुआ, तो तार को या फिर रॉड को गर्म करने के पश्चात उत्पन्न हुआ। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तापीय प्रतिबल। ठीक है, अब तापीय प्रतिबल कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे, और इस रॉड में तनाव कितना उत्पन्न होगा उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, मतलब इसमें तनाव कितना होगा, मतलब जैसे इसको रखे हुए हैं तो इस रॉड में तनाव कितना उत्पन्न होगा, और जो दीवार के कारण संपीडक प्रतिबल लग रहा है या तापीय प्रतिबल लग रहा है उसकी मान कैसे निकालेंगे इसको समझना है। क्लियर कंसेप्ट हुआ? बोलिए, कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब देखिए हम लोग कैसे तापीय प्रतिबल निकाल रहे हैं, यहां पे समझेंगे। पहले रड के दोनों छोर क्या थे, फ्री थे। अब की बार हमने क्या किया, रड के दोनों छोरों को फिक्स कर दिया, बांध के रख दिया ऐसे। ये हो गया ये दीवार का एक सपोर्ट, इसके बीच में ये हो गया इसकी दूसरी सपोर्ट। मतलब अब की बार फिक्स कर दिया, इधर भी फिक्स्ड, इधर भी फिक्स्ड। अब हम लोग क्या किया, इसको हिट करना चालू किया। तो जब आप इसको हिट करेंगे तो क्या लगेगा, इस पर एक कंप्रेसिव बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, संपीडक प्रतिबल। और यही संपीडक प्रतिबल किसका काम करेगा जी, तापीय प्रतिबल। इसी को क्या बोलेंगे, तापीय प्रतिबल। क्यों? क्योंकि ये जो संपीडक प्रतिबल उत्पन्न हुआ है वह ताप के कारण हुआ, इसीलिए इसको तापीय प्रतिबल बोलते हैं। अब इस तापीय प्रतिबल का हमें मान निकालना है। तो अगर तापीय प्रतिबल हम लोग यहां से निकाले तो दिस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आएगा, प्रतिबल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद कीजिए
यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य, अनु यहां पे पूरा लिखेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ऐसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, यही होता है। तो यहां से अगर अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y गुना अनुदैर्ध्य विकृति। क्लियर। अगर हम लोग यहां से अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अब देखना है यहां पे हमने लिखा अनु, अनु का मतलब हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनु और यहां पे लगा दिया डॉट, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुना अनुदैर्ध्य विकृति होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। तो यहां पे जो संपीडक प्रतिबल है, याद कीजिए संपीडक प्रतिबल लेक्चर नंबर 2, संपीडक प्रतिबल जो होता है वह अनुदैर्ध्य प्रतिबल का एक प्रकार होता है। बोलिए, क्लियर हुआ, ठीक है। मतलब ये जो आपका होता है अनुदैर्ध्य संपीडक प्रतिबल, वह अनुदैर्ध्य प्रतिबल का क्या है, एक प्रकार है। तो ये जो आपका संपीडक प्रतिबल है या तापीय प्रतिबल है, वो क्या है, एक तरह का, वह एक तरह का अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, ठीक है। ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल या संपीडक प्रतिबल जो है वो क्या करता है, वस्तु के लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उसको या तो होने नहीं देगा या फिर उसमें जो लंबाई जो वस्तु की लंबाई है उसमें कमी करेगा। संपीडक प्रतिबल का यही मतलब है, या तो अगर वस्तु की लंबाई बढ़ रही है तो उसको बढ़ने ना दे, या फिर उसके लंबाई को ही कम कर दे, उसी को तो बोलते हैं संपीडक प्रतिबल। लेक्चर नंबर 2 फिर से बोल रहे हैं, वहां पे हमने क्लियर किया है। तो यहां पर अगर इसी तापीय प्रतिबल क्या हो जाएगा, तापीय प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल का काम करेगा, और ये हो जाएगा y मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुना अनुदैर्ध्य विकृति। वाह, दिस इज इक्वल टू y गुना, और अभी हमने अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में बताया है। अनुदैर्ध्य विकृति कितनी आई थी, अनुदैर्ध्य विकृति आई थी अल्फा डेल्टा टी। अभी हमने बताया कि अनुदैर्ध्य विकृति कितनी आई थी, अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। यानी कि जो आपका तापीय प्रतिबल है वह यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू तापीय रैखिक प्रसार गुना तपांतर, दिस इज इक्वल टू तापीय प्रतिबल, ठीक है। तो यहां से ये फॉर्मूला हो गया। मतलब जो रॉड को गर्म करने पर रॉड के अंदर जो तापीय प्रतिबल लग रहा है वो कितना है, इतना है, ठीक है। अब आइए, अब रॉड के अंदर तनाव कितना उत्पन्न होगा, तनाव कितना उत्पन्न होगा, मतलब जब ये आपके दीवार इस पे फोर्स लगा रहे हैं, जो दीवार इस पे फोर्स लगा रहा है उस फोर्स के कारण आपका रॉड में तनाव उत्पन्न हो रहा होगा, टेंशन फोर्स जिसको बोलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे छड़ में तनाव कितना होगा, तनाव क्या, एक बल है, तनाव क्या है, एक बल है। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है बाबू, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो अगर हमें बल निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, प्रतिबल गुना एरिया। मान लो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, हमने मान लिया जो छड़ है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और ये कौन सा प्रतिबल है, तो तापीय प्रतिबल है। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं आप, तापीय प्रतिबल गुना एरिया। तो छड़ में तनाव कितना होगा, तापीय प्रतिबल y मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक अल्फा डेल्टा टी इंटू
ए, दिस इज इक्वल टू छड़ में तनाव। तो ये दो फॉर्मूला बहुत ही फेमस है कि अगर किसी भी छड़ को, रड को, दोनों छोरों को एक दृढ़ आधार से बांधकर या दृढ़ आधार में रखकर अगर आप गर्म करते हैं तो इसमें कितनी तापीय प्रतिबल लगेगी, तो उसकी फॉर्मूला Y अल्फा डेल्टा टी, और जो आपका छड़ है उसमें तनाव कितना उत्पन्न होगा, तो Y अल्फा डेल्टा टी इंटू ए के बराबर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए किसी वस्तु को आप खींच रहे हैं, ठीक है, और आपने इस वस्तु को खींच के रखा हुआ है, जैसे मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींच के रोके हुए हैं, तो इस स्प्रिंग के अंदर एक स्थैतिज ऊर्जा संचित हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी संचित हो जाता है, जिसके कारण अगर आप यहां से आप बल हटाएंगे तो वह अपने वास्तविक स्थान पे चला जाता है। ये जो हुआ वह किस बल के कारण हुआ, तो प्रत्यायन बल के कारण। जैसे स्प्रिंग को हमने खींचा किस बल के द्वारा, डिफॉर्मिंग फोर्स, याद कीजिए विरूपक बल के द्वारा। जैसे आप विरूपक बल के द्वारा खींचेंगे तो इसके अंदर एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं प्रत्यायन बल, और इस प्रत्यायन बल के कारण इसके अंदर एक स्थैतिज ऊर्जा संचित होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि आपका अगर खींचे हुए तार के अंदर उत्पन्न संचित स्थैतिज ऊर्जा, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी आएगी। ठीक है, चलिए स्प्रिंग हो या फिर तार हो, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए, सारी बातों को हमने पहले भी बोला है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको पॉज करके नोट करते चलेंगे। नोट्स खुद से बनाइए, नोट आप खुद से बनाइए। अगला जो हम लोग का हेडिंग है, उस हेडिंग को लिखते हैं। चलिए यहां पर नेक्स्ट हेडिंग, लिखेंगे किसी खींचे गए तार में संचित स्थैतिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी stored in a stretched वायर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। चलिए यहां पे हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, पहले आप समझेंगे फिर उसके बाद में आप पॉज करके नोट करेंगे। मान लीजिए ये आपका एक तार है या फिर रड है, छड़ है, जिसकी लंबाई दिया हुआ है मान लीजिए L, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस रड पर एक बल लगाया, कौन सा बल, F, और इस रड की लंबाई को बढ़ाकर L प्लस डेल्टा L कर दिया, ऐसे देखिए, ठीक है। तो यहां से यहां तक अभी भी डेल्टा L ही रहेगा, L, क्या ये पूरा अगर L प्लस डेल्टा L है
तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी डेल्टा एल। मतलब इस तार में जो लंबाई में वृद्धि हुआ वो कितना हुआ डेल्टा एल। किसके कारण? तो जब हमने इस पर एक विरूपक बल लगा के नीचे की ओर खींच दिया तब। मतलब यहां से ये हो गई डेल्टा एल। अब पूरा लेंथ कितना? तो एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है। अब जब आप ऐसे मान लो इसका एक इंड बंधा हुआ है और दूसरा इंड पकड़ के आपने ऐसे खींच दिया, ठीक है, कितना से खींच दिया? तो डेल्टा एल से। पूरी लेंथ कितनी हो गई? एल प्लस डेल्टा एल। और इसकी वास्तविक लेंथ कितनी थी? एल थी। तो जब ये डेल्टा एल आपने खींचा तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थायितिज ऊर्जा संचित हो गया। किसके कारण? तो इसके अंदर जो प्रत्यायन बल उत्पन्न होता है उसके कारण। ठीक है। अब इसी को हमें निकालना है, इसी को हमें निकालना है कि भाई कितना आपका जो संचित स्थैतिज ऊर्जा है उसकी वैल्यू आएगी। कैसे निकालेंगे? अब देखना। मान लीजिए इस दोनों स्थितियों के बीच में एक हमने अलग से स्थिति कंडीशन मान लिया। ठीक है। मतलब यहां पे एक हमने अलग से एक स्थिति सपोज की। ठीक है। आप यहां से एक बॉल से खींच रहे हैं। मान लो किसी समय किसी इंस्टेंट पे इस रॉड में जो इसकी लंबाई में इस रॉड के लंबाई में जो वृद्धि है वो x है किसी भी इंस्टेंट पे। जैसे अब मान लीजिए एक बैक तो नहीं हुआ होगा, जैसे आप खींच रहे हैं तो इसकी लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, बढ़ के कितना हुआ डेल्टा एल। तो एल से लेकर डेल्टा एल मतलब एल से लेकर एल प्लस डेल्टा एल तक होने में कुछ समय लगा होगा। अब इनके बीच का एक इंस्टेंट लिया, मतलब जब ये आप लगा रहे होंगे लेंथ बढ़ रही होगी तो एक समय ऐसा आया होगा कि डेल्टा एल का मान x भी हुआ होगा, तब जाके डेल्टा एल हुआ होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो x का मान है वो पहले 0 था, ठीक है, और x का मान लास्ट में कितना हो जा रहा है डेल्टा एल। जैसे x का मान कम से कम कितना होगा? 0 पर होगा और बाद में कितना हो गया डेल्टा। जैसे आप खींच रहे हैं तो डेल्टा एल होने में एक पोजीशन आया होगा जब डेल्टा एल की वैल्यू x भी हुआ होगा। समझ आया? तो मान लीजिए वैसे कंडीशन को हमने मान लिया। मतलब x की जो मान है वो 0 से लेकर डेल्टा एल के बीच में लाइज करेगा, मतलब रहेगा। मतलब x का सबसे कम मान 0 होगा और मैक्सिमम कितना होगा डेल्टा एल। अधिकतम डेल्टा x का मान कितना हो सकता है? डेल्टा x फिर से बोल रहे हैं। अधिकतम x का मान कितना हो सकता है डेल्टा एल और न्यूनतम कितना होगा 0। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा? प्रत्यायन बल Fr और ये है Fd। ये Fd मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स से आपने खींचा है तो इस पर एक ऊपर क्यों लग रहा होगा Fr मतलब रीस्टोरिंग फोर्स, जिसको प्रत्यायन बल बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रत्यायन बल है ये प्रत्यावर्ती है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है समझिएगा। हम लोग अगर यहां पर लिखे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति होता है। ठीक है, प्रतिबल बराबर F बटा A अब विकृति बराबर डेल्टा एल बटा एल। ठीक है। अब यहां पर इस कंडीशन में जो डेल्टा एल का काम करेगा x करेगा, तो यहां पर x लिख सकते हैं क्योंकि हमने x कौन सा कंडीशन लिया है, कौन सा स्थिति लिया है,
यानी लेंथ की जब लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुआ है, जब लेंथ की लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुआ, मतलब लेंथ की लंबाई, जब आपका लेंथ की लंबाई में जो वृद्धि है वो 0 है, और बाद में लेंथ की लंबाई में जो वृद्धि हुई वो डेल्टा एल है, उन 0 और डेल्टा एल के बीच का ये कंडीशन है। तो मान लीजिए इस पर लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स फिर डेल्टा एक्स बोलना है, एक्स हुआ है तो एक्स बटा एल लिख सकते हैं, विकृति इतना ही तो होगा इस कंडीशन में, मतलब ये सेकेंड वाला कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, और ये मान लो तीसरा कंडीशन है, तो ये बीच वाला कंडीशन है। उस समय अगर हम विकृति निकालेंगे तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ी हुई है, एक्स बढ़ी हुई है, और ओरिजिनल कितना एल है, तो एक्स बटा एल हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये जो आ रहा है प्रतिबल वो कौन सा, एफ आर है, एफ आर मतलब प्रत्यायन बल, ये आ जाएगा, तो ये आ गया आपका एफ आर गुना एल इंटू ए गुना एक्स हो जाएगा। अब यहां से अगर आप एफ आर निकालेंगे तो एफ आर क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस वाई इंटू ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल। अब देखना यहां पर जो एक्स है वह कांस्टेंट नहीं है, एक्स का मान 0 से डेल्टा एल तक जा रहा है, क्लियर हुआ, एक्स तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 0 से कहां तक जा रहा है, 0 से बढ़ते 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 डेल्टा एल तक जा रहा है। जब एक्स की वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका मतलब है एफ आर की वैल्यू भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, बदल रहा होगा, परिवर्तित हो रहा होगा। तो जो आपका प्रत्यायन बल है वह आपका नियत बल नहीं है, वह प्रत्यावर्ती बल है, मतलब वह वेरिएबल फोर्स है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर बल कांस्टेंट नहीं हो, वेरिएबल हो, प्रत्यावर्ती हो, तो उसके द्वारा कैसे हम लोग कार्य निकालते हैं, वर्क निकालते हैं। इसके लिए अब ये समझ में आ गया, ये कौन सा बल हो गया जी, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, या अचर बोल सकते हैं, चर बल बोल सकते हैं, या इसको वेरिएबल समझे, वेरिएबल ज्यादा आपको समझ में आ रहा होगा। प्रत्यावर्ती है, वेरिएबल है, मतलब इसका मान फिक्स नहीं रहेगा, इसका मान नियत नहीं रहेगा, बदल रहा होगा। और जब आपका बल का मान बदल रहा होता है तो उसके लिए हम लोग कैसे कार्य निकालते हैं, तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है, जब आपका बल प्रत्यावर्ती हो, वेरिएबल हो, तो इसके लिए निकालते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू, डी ओमेगा बोले डी डब्ल्यू, या फिर ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू, वर्क यानी कार्य इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, बल इंटू dx, यानी F इंटू dx, और यहां पर जो F है वो कौन सा, प्रत्यायन बल इंटू dx, कहां से कहां तक, x का मान अभी हमने बोला x का मान कहां से कहां तक जाएगा, x का मान 0 से लेकर डेल्टा L तक जाएगा। तो ये अगर आपका, ठीक से, अगर आपका बल प्रत्यावर्ती होता है तो प्रत्यावर्ती बल के द्वारा जो कार्य निकलता है, कार्य का जो फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू dx, और ये कौन सा, प्रत्यायन, इसीलिए एफ आर इंटू dx, और dx का मान मतलब x का मान कहां से कहां तक जाएगा जी, कहां से कहां तक बदलेगा, 0 से लेकर डेल्टा एल तक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है कार्य निकालने का, जब बल क्या हो, वेरिएबल हो तब। अगर बल कांस्टेंट होता है तो सिंपल फॉर्मूला F डॉट ds है कि नहीं, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या होता है, F डॉट डी यानी एफ डी कॉस थीटा, F डॉट डी एफ डी कॉस थीटा, मतलब डॉट प्रोडक्ट बल और डिस्प्लेसमेंट का, बल और विस्थापन का जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग अदिश गुणन, उसको हम लोग सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं जब आपका बल क्या हो, नियत हो तब। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एफ आर का मान रख दिया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा W बराबर 0 से लेकर डेल्टा एल, और इसका मान हो जाएगा y ए एक्स बटा
L इंटू bx। FR का मान यहां से देखो उठा के रख दिया, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, अब ये जो वैल्यू है इसको मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। और यही जो आपका कार्य है वो किसमें बदल जाएगा, तो स्थैतिज ऊर्जा में। यही कार्य आपका स्थैतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं W के जगह पे U, और U क्या है, तो U है आपका स्थैतिज ऊर्जा। यही कार्य आपका स्थैतिज ऊर्जा में बदल गया। तो स्थैतिज ऊर्जा बराबर, स्थैतिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, यहां से जो भी आपका नियत है, कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे। तो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, A बाहर निकल गया और L बाहर निकल गया। तो अंदर क्या बचा, ये 0 से डेल्टा L हो गया, अंदर बचा x इंटू dx। अब x इंटू dx का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, ये हो जाएगा y a बटा l, ये हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2। x dx का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा 0 से लेकर डेल्टा L तक। अब क्या करते हैं, पहले x के जगह पे अपर लिमिट, फिर आप क्या करेंगे, x माइनस लगा के x के जगह पे लोअर लिमिट। तो पहले ये 1/2 बाहर निकल गया, y a बटा l गुना ये हो जाएगा डेल्टा L का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो u बराबर हो गया 1/2 y a डेल्टा L स्क्वायर अब बटा में, ठीक है। अब हम लोग फिर से इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमने क्या किया, यहां पर डेल्टा L और यहां पर हमने क्या किया, L से गुना और L से भाग कर दिया, ठीक है। पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कीजिए, हो गया, चलिए हो गया होगा। अब यहां से इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो u बराबर 1/2 y a डेल्टा L स्क्वायर बटा L गुना फिर कर देते हैं L बटा L, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। L कट जाएगा, फिर से जो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, u बराबर कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ऐसे, दिस इंप्लाइज ऐसे, ठीक है। ये आ जाएगा u बराबर, अब सॉरी y इंटू a इंटू डेल्टा L स्क्वायर बटा L स्क्वायर गुना L, ये L गुना L स्क्वायर कर दिया और ये L को अकेला ऐसे छोड़ दिया। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 y a और डेल्टा L बटा L का होल स्क्वायर इंटू L, ठीक है। चलिए इसको हटा दे रहे हैं। अब क्या होगा, u बराबर 1/2, इसको लिख सकते हैं हम लोग y, a को इधर कर दिया और डेल्टा L/L को क्या लिख सकते हैं, विकृति का स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा L/L विकृति होता है, ये हो गया। और हमने a को इधर कर दिया, L को इधर कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, u बराबर 1/2 y, विकृति को 2 बार लिखा, क्या, तो एक बार ऐसे विकृति गुना, फिर यहां पे लिखा विकृति गुना AL विकृति। अब देखना यहां पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति क्या हो जाएगा, प्रतिबल हो जाएगा, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। तो इसमें गुना कर देंगे तो प्रतिबल निकल जाएगा ऐसे, तो प्रतिबल हो जाएगा कितना, y गुना विकृति। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना प्रतिबल गुना विकृति गुना
ये हो गया क्या, क्षेत्रफल गुना कितना, लंबाई। एल क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, तो आपका परिच्छेद क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल गुना लंबाई क्या होता है बाबू, आयतन होता है। तो ये निकल गया हम लोग का एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला निकला, तो जो खींचे गए तार में संचित स्थैतिज ऊर्जा कितना होता है, 1/2 गुना प्रतिबल गुना विकृति गुना आयतन। अब इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे, आयतन को इधर लाके भाग कर दिया तो U बटा आयतन हो जाएगा बराबर 1/2 गुना प्रतिबल गुना विकृति हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ये जो आपका संचित स्थैतिज ऊर्जा है उसको आयतन से हम लोग भाग करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्थैतिज ऊर्जा पर यूनिट आयतन। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल यू से लिखते हैं। स्मॉल यू क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन में संचित स्थैतिज ऊर्जा। ये कितना हो गया, तो 1/2 गुना प्रतिबल गुना विकृति, 1/2 गुना प्रतिबल गुना विकृति। यू क्या हो गया, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। चलिए इसको आप पॉज करके नोट कीजिए। हो गया, हो गया। अब थोड़ा सा और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जो जो हम बॉक्स में घेर रहे हैं ये फॉर्मूले आपके तैयार हो गए। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ये एक सूत्र बना, इन सूत्र को आप याद रखेंगे। चलिए अब आपको थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो प्रति एकांक आयतन में जो स्थैतिज ऊर्जा है उसका मान कितना हो जाएगा, तो 1/2 गुना प्रतिबल, प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, y गुना विकृति हो जाएगा, y गुना विकृति, और फिर ये हो जाएगा विकृति प्रतिबल के बराबर। तो ये आ गया 1/2 गुना y गुना विकृति का वर्ग। ये आ गया एक और फॉर्मूला। अब मान लीजिए अब की बार क्या किया जाए, विकृति को चेंज कर दिया जाए। क्या हो जाएगा, u बराबर 1/2 गुना गुना ये हो जाएगा आपका प्रतिबल को अब की बार हम रखेंगे और विकृति को बदल देंगे, 1/2 गुना प्रतिबल। अब विकृति क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटा यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो 1/2 गुना प्रतिबल का वर्ग बटा यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो ये हो गया। तो ये सब फॉर्मूले हो गए। या तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे 1/2 गुना प्रतिबल गुना विकृति, या ये फॉर्मूला याद रखेंगे प्रति एकांक आयतन में संचित स्थैतिज ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर 1/2 गुना यंग प्रत्यास्था गुना विकृति स्क्वायर, या फिर ये फॉर्मूला स्मॉल u बराबर है, और स्मॉल u क्या हमने लिख दिया है 1/2 गुना प्रतिबल स्क्वायर बटा यंग प्रत्यास्था गुना। ठीक है, तो ये जो हमने बॉक्स में घेरा ये सब आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज आपका जो ठोसों का यांत्रिकी गुण चैप्टर है, मतलब क्लास 11 के दूसरे भाग के जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, और उसका नाम है ठोसों के यांत्रिकी गुण। बिल्कुल आपकी जो पढ़ाई है वो न्यू सिलेबस के आधार पे चल रहा है, वो आज होता है खत्म। यानी कि जो आपका चैप्टर नंबर 8 है वो उसकी थ्योरी खत्म होता है। अभी हम लोग
एनसीईआरटी की जो न्यूमेरिकल है वो सभी न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं कहां से स्टार्ट है तो 8.1 से, तो 8.1 से लास्ट तक बिल्कुल नए सिलेबस यानी नई किताब वाले जो क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट खत्म होता है। ठीक है, तो आज का क्लास भी यहीं खत्म होता है। आप लोग पढ़ते रहिए। वेरी वेरी थैंक यू।